नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। रामसेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वो ऑफिस के लिए निकले तो दो बात करूं। जैसे राजेश कमरे से निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा। राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हैं? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो हिचकिचाते बोले, वो मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहनकर सोने तो नहीं जाऊँगा। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है कि दिन भर घर में बैठो और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हैं कि तैयार हो रहा हूँ और दफ्तर ही जाऊंगा। मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ? तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। वो मैं यह कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए 2 शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती तो लगा देती थी, और वो शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से राजेश की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताव में रहते हैं। ये जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दो, तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप शेर बने घूमते थे, अब क्या हो गया? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चौका चूल्हा करूँ और फिर सबके शर्ट के बटन लगाती रहूँ। रामसेवक बाबू बोले, सही कह रही हो। वो घड़ी संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद तो मैं अनाथ ही हो गया। वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे पर, बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर दीजिए। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, जब बचपन में नई शर्ट मांगता था तो कहते थे कि क्या ज़रूरत है, माँ तुम्हारे बटन लगा देगी। तो अब आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोली, वो क्या बेटा? राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहनकर जाने लायक नहीं है। ऐसा करो, उसमें से 2 शर्ट निकालकर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए 2 शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे होते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उसके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी बताया नहीं? मुझे तो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप ताक में बैठे रहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो आप बेटे को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहाँ से चली गई। दोपहर में रामसेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जा रहे थे। अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वो पलटकर देखने लगे। अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी भरकर नहीं रखते हैं। अब शाम में अगर ये या कोई मेहमान आए तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी लेते हैं उतना ही पानी भरकर फ्रिज में भी रख दीजिए। रामसेवक बाबू चुपचाप 1 बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख दिए
और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। पत्नी को गुजरे अभी साल लगा है, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब उनकी पत्नी आते जाते हालचाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना 2 बात सुने पानी भी नसीब नहीं होता था। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? रामसेवक बाबू को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही रामसेवक बाबू छोटे बच्चों की तरह भागना चाहते थे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, ये लीजिए बाबूजी, दोनों शर्ट रख लीजिए, और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे कामवाली से कहकर ठीक करवा लीजिए, शायद उसे आप पर दया आ जाए। मुझसे ये सब काम नहीं होगा। रामसेवक बाबू खुशी से चुपचाप एक शर्ट को खूंटी पर टांग दिए और दूसरे को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने को चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वे बोले, रामसेवक बाबू, यह शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज वो मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को यह रंग बड़ा पसंद आया था। उसने चर्चा भी की थी, इसलिए मुझे याद है। रामसेवक बाबू को एक बार लज्जित होते हुए फिर मुस्कुराकर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊं, बेटा बड़ा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नए सेट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज़ दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना? और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है, तुमको मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना। इतना कहकर बेचारे छोटी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद लौटकर आए और शर्ट खोलकर दूसरी खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिए। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वहीं थोड़ी दूर रामसेवक बाबू कुर्सी पर बैठे थे। अंजना उन्हें चाय के साथ 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें आपको हजम नहीं होंगी, इसलिए आपको पकौड़े नहीं दी हूँ। इतना कहकर वो पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश रामसेवक बाबू की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको अंजना ने शर्ट नहीं दी? रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दे दिया। राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं? रामसेवक बाबू बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था, पर बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गई या कुछ दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है कितनी महंगी शर्ट थी, महीनों से ये पहन रहे थे। अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने इस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था कि मुझे सर की वो पुरानी शर्ट दे दीजिए, पर मैंने उसे ना देकर आपको दिया, और आप हैं कि? राजेश बोला, उम्र हो जाने के बाद लोग बुढ़ापे में जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद लापरवाह हो गए हैं। मैं सोचा था गांव से यहाँ आपको लाकर रख लूँगा, आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी परेशानी बढ़ाते हैं। रामसेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्ट ना तो फटी है, ना कोई दाग लगा है। वो क्या है, मैं उसे पहनकर नीचे गया था। कैलाश बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले, ये शर्ट आपका बेटा पहनता था। मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आ जाए, इसलिए मैंने उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरत थी आपको वो शर्ट पहनकर कैलाश अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं, आपके मन में आया होगा।
कि पुरानी शर्ट पहनकर जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। कितना भी कर लो, आप किसान के किसान ही रहेंगे, मिट्टी में पले बड़े हैं, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे। इतना कहकर राजेश उठकर चला गया। अंजना बोली, बाबूजी आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में रहिएगा, मैं आपका खाना वहीं दे दूँगी। राम सेवक बाबू बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फोन पर अपनी माँ से राम सेवक बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ जी, क्या कहूँ माँ, माँ जी की जगह बाबूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात कोई न कोई पखेड़ा खड़ा रहता है, इससे अच्छा तो ये गाँव में रहते। राम सेवक बाबू चुपचाप सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली सीताबाई आई और बोली, बाबूजी आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कि कई महीनों से चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती। राम सेवक बाबू बोले, सीताबाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर चादर झाड़कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? सीताबाई बोली, बाबूजी वैसे तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? राम सेवक बाबू जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल के रखा है, इसे टाँग दोगे? सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के साथ बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप बिल्कुल मुरझा गए हो बाबूजी। क्या करोगे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है। पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। राम सेवक बाबू बोले, क्या मतलब है सीताबाई? वो बोली, मेरे सास ससुर को ही देख लो, मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे। एक रोज मेरा मर्द गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर को पता था उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में नहीं जीत सकते। रामसेवक बाबू बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने? सीताबाई बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी और बोले, मेरी खोली खाली करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी तो होता है, इतने में एक बाई लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी और ना तुम्हारी माँ को। रामसेवक बाबू आश्चर्य से सीताबाई को देख रहे थे। तो तुम्हारे पति ने क्या कहा? सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा नहीं होता? अरे इतने पैसे में तो लोग कितने माँ बाप को खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन, आज तक मेरे मर्द ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। ये लो बाबूजी, हो गई आपकी शर्ट तैयार। राम सेवक बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो वे बोले, सीताबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा?
सीताबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बाबा ना मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो बच्चों पर क्यों बोझ बनूंगी। जो मेरा है वो जीते जिंदगी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वो चली गई। सीताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शा वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले ही मुझे पेंशन नहीं मिलता, पर यह घर और बाकी की संपत्ति मेरी है। 2-3 दिन विचार किया और बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, क्या बात हो गई? फिर कोई फरमाइश होगी? राजेश बोला, बाबूजी ऐसी ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं। इससे बेहतर तो आप गांव में ही रहते, किसानी करते। मेरी गलती थी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ क्यों बोझ लगती, वह घर के काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। अंजना खुश हो गई। राम सेवक बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊंगा तो सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू करूँ। अंजना बोली, बाबूजी ये तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को नहीं बेच सकते। वो हंसकर बोली, धोखा? और तुम्हारा घर? यह घर मैंने अपनी कुछ जमीन बेचकर और कुछ लोन लेकर अपने नाम पर ली थी, तो फिर तुम्हारा घर कैसे हुआ? रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, पर झेली जरूर है। अंजना राजेश को देखने लगी। वो बोला, आखिर बाबूजी ये सब करके आपको क्या मिलेगा और आखिर किसने आपके कान भरे हैं? राम सेवक बाबू बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं, और एक बात कह लूं, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता था, पर एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज तो तुम नई शर्ट और टाई पहनकर जाते हो, कभी सोचा है? उसी मिट्टी और पसीने की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो। मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से किसानी शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है। तो इस घर को बेचकर तुम्हें 2 कमरों के लिए पैसे दे दूँगा और बाकी के पैसे मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। अंजना बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है फिर से ज़िंदगी शुरू करने की। राम सेवक बाबू बोले, देख रहे हो सीताबाई को, एक घर में काम छूटता है, फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को कोई देखने आ रहा है, तो तुम तैयार रहना। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर का झटका लगा। रामसेवक बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, किंतु वो अपने निर्णय पर अड़े रहे। आखिर वही हुआ जो वो चाह रहे थे।
मकान को बेच दिया और बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस गांव चले गए। बेटे को परिवार लेकर ना जाने कितने महीने किराए के मकान में रहना पड़ा। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़ता माफी मांगता, पर रामसेवक बाबू उन्हें यह सब कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतजार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी तुम्हें मेरी संपत्ति नहीं मिल सकती। क्या रामसेवक बाबू का लिया गया फैसला सही था?